हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीयूटी प्रिपेयर कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में एक नए जोश के साथ आ चुका हूं। और आज के इस जोश का कारण है एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ, आप लोगों के लिए बहुत काम की वीडियो लेकर आया हूं। और वो काम की वीडियो क्या है, देख लो। बहुत अच्छा टॉपिक है, हाउ टू अटेम्प्ट सीयूईटी एमसीक्यूज लाइक अ टॉपर। मतलब देखो भैया, टॉपर स्ट्रैटेजी तो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं। ये जो टॉपर वाले बच्चे होते हैं ना, मैं कह रहा हूं इन लोग की बहुत बहुत चालें होती हैं। और वो चालें है ना, मैंने चुरा ली उन लोग से बात करके मैंने उन लोग के टिप्स एंड ट्रिक्स बकायदा लिख ली है। और आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि इस वीडियो से जो मेरा बच्चा है, बकायदा जो जो वीक एंड लेवल पे या फिर एवरेज बच्चे खुद को समझते हो, तो वो ये वीडियो देख लो। और ये देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप कितने बेस्ट लेवल से एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो और सीयूटी में बहुत शानदार तरीके से आप स्कोर कर पाओगे, स्पेशली इन एमसीक्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ। देखो गाइस, बहुत अच्छे से आप लोग को समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली होना क्या है। ध्यान से समझना कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूं कि पहला जो पर्सपेक्टिव मैंने जितना नोटिस किया है, दैट इज रीड द क्वेश्चंस लाइक अ एग्जामिनर। देखो बेटा, होता क्या है ना कि अगर आप एग्जामिनर की सोच के अकॉर्डिंग आंसर देना चालू कर दोगे ना, तो फिर तो मैं बता रहा हूं आपका कोई भी आंसर गलत हो ही नहीं सकता। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो ध्यान से समझना मैंने उसके अंदर क्या बताया। इस चीज के अंदर जो मैंने पहला पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश करी, दैट इज वेरी क्रूशियल। और मैं आप लोग को बताता हूं क्या है। अंडरस्टैंड द what is asked in the question is very important। देखो, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया ना बेटा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो फिर आप पता नहीं कौन सा जवाब देके आओगे, ये आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस को रीड एक नहीं, एटलीस्ट 2 बार कर लो। क्योंकि अगर क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया कि निकालना क्या है, तो आंसर्स के बेसिस पे आप लोग को उसमें सेलेक्ट करने में इजी होगा। वरना जनरली क्या होता है, अपन एक लाइन पढ़ते पढ़ते अच्छा समझ में आ गया क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है अपन को। अपन पूरा उसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, एटलीस्ट 2 बार पढ़ेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और वो एग्जामिनर के जो क्वेश्चन उसने डाला हुआ है, क्या वो अलाइन हो पा रहा है, क्या वो सोच मिल पा रही है, क्या आप लोग के बीच में कुछ रिलेशन बन पा रहा है। तो वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस बेसिस पे अगर आप सोच के दोगे, तो डेफिनेटली आप अच्छे से एक क्वेश्चन को समझ पाओगे और आंसर उसका फ्रूटफुल निकाल पाओगे। फंडा क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा मैं बोलूंगा अंडरलाइन कर लो कीवर्ड्स मेंटली। क्वेश्चन पेपर मत करो, मतलब अल्टीमेटली देखो, वो उसके सिर्फ क्वेश्चन पेपर इन द सेंस में ही कहना चाह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में अंडरलाइन कर लो कि भाई ये की वर्ड को हाईलाइट करा है इसने, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग कुछ पूछना चाह रहा है। समझ पाए आप लोग को? अगर आप उस चीज को हाईलाइट नहीं करोगे ना, तो पता है क्या होगा, आप लोग बिल्कुल बस हवाबाजी में चलते चले आओगे कि यार ये सही है, ये सही है, बट एक्चुअली में हो सकता है ए सही था, पर आपने बी सेलेक्ट करके आ गए। तो मैं वो चीज नहीं चाह रहा। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स मेंटली, और उसके बेसिस पे लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली सोच के आपको आंसर देना पड़ेगा। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका रीड होल क्वेश्चन केयरफुली। ऑब्वियसली ये मैं इसलिए बता रहा हूं, पहला और तीसरा पॉइंट इसलिए मैंने अलाइन करके अलग अलग करके रखा, क्योंकि आप जब तक ढंग से पढ़ोगे नहीं ना क्वेश्चन को, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर मांग क्या रहा है। बेटा, मैंने बहुत बार देखा है, बच्चों ने आके मुझसे कहा है कि सर आते हुए एग्जामिनेशन में पता नहीं क्या फिर गया दिमाग, क्या दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। क्योंकि पता है क्या होता है, प्रेशर होता है, और प्रेशर प्लस लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये आप लोगों को पता है लेट उठती है एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन जो है ना, वो आप लोग को इतने भारी लगने लग जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि वो उनको पता है, एग्जामिनर को पता है, वो 3 वेरिएंट के क्वेश्चन बना के डालेगा आपको, बहुत इजी, बेस्ट, मीडियोकर और बिल्कुल टफ, जो कि कंफ्यूजिंग ही होते हैं। वो चाहता है कि बच्चा उसको देख के बहरा जाए। तो आप लोग क्या करते हो ना, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को उठा लेते हो और आपके काम लग जाते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं वो चीज को आपको देख के चलना पड़ेगा और क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। तो अभी भी कह रहा हूं, सोच अपनी एग्जामिनर वाली रखो, सोच अपनी टीचर वाली रखो, कि वो क्वेश्चन किस एंगल से सोच रहा होगा और वो किस हिसाब से उसने क्वेश्चन डाला है, ताकि आपका आंसर बिल्कुल इजीली मैच हो जाए। फंडा क्लियर है? तो पहला चीज ध्यान रखना, रीड द क्वेश्चन लाइक एन एग्जामिनर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। नेक्स्ट में बोलता है डायरेक्ट आंसर क्वेश्चंस। मतलब डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन, पता है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इस बेसिस पे, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी लाइन बेस्ड होते हैं। मतलब जिसके 50 में से आप मान के चलना, मेरी बात, 10 से 15 नहीं, 20 क्वेश्चन मान के चलना बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ के रखा है, पहली बात तो ढंग से पढ़ के रखा है, तो ही आप लोग को ये 3 काम आने वाले। क्योंकि डेफिनेशन पढ़ते से आपको क्लिक हो जाएगा, भाई ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, ये आईईडी है, समझ में आया? तो वो तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड क्या बोलना चाह रहा है,
तुरंत देखो कि भाई सीधी सी बात है, ईडी की बात कर रहा है, इलास्टिसिटी डिमांड, तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू करके आपने फॉर्मूला तुरंत लगाया, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पर अपन आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना मेरा मुन्ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये सब आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी उसकी वैल्यू करो और डायरेक्ट आंसर्स को क्रिप बनाओ। जितने इजी फ्रंट एंड क्वेश्चंस होते हैं उसको तुरंत करो, तुरंत पिक करते जाओ कि आपका इसमें कमांड है, इस चैप्टर में इस टॉपिक पे कमांड है, इसके तो पहले धागे खोल दूंगा इस क्वेश्चन के, तो वो आप लोग की अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है एनसीईआरटी लाइन बेस्ड। भाई सीधी सी बात है, अगर सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बिना पढ़े अगर चले आ रहे हो तो सबसे बड़ा मूर्ख आप लोगों से पला कोई नहीं होने वाला। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है। उसके बेस पे जब आप करोगे तो एक आंसर आपका एटलीस्ट 10 से 20 सेकेंड्स के अंदर हो जाना चाहिए। इतनी एफिशिएंसी के साथ आप लोग को आंसर देना पड़ेगा मेरे मुन्ने राजा, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल सीरियस हूं, बहुत अच्छे लेवल पे मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूं। अगर आपने मेरी एक एक बात ही ध्यान रख ली, आप याद करोगे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलने से पहले आशीष सर ने जो जो बोला था वही चीज करा है और आपके मार्क्स आएंगे, लिख के ले लो। पढ़ना क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए जो बिल्कुल देखते सन में आते हैं, अपन ने पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लिया। नेक्स्ट होते हैं बेटा लॉजिकल क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला पैटर्न में इसको फोकस करूंगा, दैट इज नेशनल इनकम के क्वेश्चन। देखो बेटा मेरा मुन्ना, एक चीज ध्यान रखना, आप 12th के बच्चे हो फिलहाल, तो 12th का बच्चा नेशनल इनकम अगर नहीं पढ़ के जाता है ना, तो मतलब उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, इतना मैं पहले बता रहा हूँ। उससे बड़ा नालायक कोई नहीं, उसमें पहले बता रहा हूँ। भाई नेशनल इनकम के 3 मेथड, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर जहन में बिठा लो, ऐसे घोट के पी लो। और उसके लिए मैंने आप लोग के साथ यूट्यूब पे वीडियो शेयर करने की बात चली है, तो उसके भी वन शॉट सब लेकर आऊंगा। पर भरोसा रखना, सबसे पहले नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को ना घोट के पी जाओ प्लीज। सेकंड में बोलूंगा इलास्टिसिटी के क्वेश्चन। मतलब बेटा मैं कह रहा हूं ना, ये जो फॉर्मूला है ना, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, मतलब मैं क्या बोलूं, ये फॉर्मूला है ना फेवरेट है। एनटीए मतलब बोलता है इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं। तो मैं बता रहा हूं ना, इलास्टिसिटी के जो क्वेश्चंस है स्पेशली 2 वेरिएंट निकल के आएंगे उसके, या तो एक डिमांड का डाल देगा या तो सप्लाई का डाल देगा। समझ में आया? तो इन दोनों के बेसिस पे अगर आपने ईडी ईएस के क्वेश्चन सॉल्व करे तो मैं कह रहा हूं आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे और बहुत इजीली स्कोर करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टार मार्क करके, एडी एंड एएस के क्वेश्चन तो मतलब इज मस्ट। एडी एएस क्या है आपका? एमपीसी, एमपीएस, ठीक है, आपका एपीसी, एपीएस, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। मल्टीप्लायर के क्वेश्चन ले लो आप, k इज इक्वल्स टू के के जो फॉर्मूले होते हैं, मल्टीप्लायर की बात कर रहा हूं मैं, 1/1 माइनस एमपीसी 1/, एमपीएस वाले जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूं। बेटा ये टॉपिक्स नॉन नेगोशिएबल है, इनसे बहसबाजी मत करना, इनको पढ़ के जाना और आंसर चुपचाप लिख के आना। समझ में? इन टॉपिक से अपन बहस नहीं करेंगे, इनको अपन पढ़ेंगे। पढ़ना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डायग्राम बेस्ड। ये भी बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, डायग्राम बता देगा। ग्राफ की बात कर दी उसने, ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व जा रहा है, या तो एडीएएस का क्वेश्चन पूछ लेगा, भैया ये कौन सा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात कर लेगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर लेगा। तो ये आप लोग को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डेप्थ में पढ़ाई करी है तो फिर डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इसको डायग्राम बेस भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो पहला पैटर्न मैंने क्या बताया, डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले जो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा। ये वाले जो क्वेश्चंस है लॉजिकल वाले, जिनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत तगड़ा होगा ना, वो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत भर भर के मार्क्स उठाएंगे और उनका इजीली पेपर ऑलमोस्ट क्रैकेबल हो जाएगा और बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स में स्कोर करने वाले हैं। पढ़ना क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड देखो, ध्यान से देखना। नाउ देखो बेटा, इसका ना आपके पास कोई सोल्यूशन है, मेरे पास तो सोल्यूशन हो गई, ऑब्वियसली बात है, मैं टीचर हूं। बट इसमें क्या है ना, बच्चा यहां पर फंसेगा, दैट इज टफ, ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। तो मेरी एक बात बना के चलना, अगर मैं 50 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, 50 क्वेश्चंस की, इसमें मैक्स टू मैक्स 10% ट्रिकी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 10% या 15% अगर गया भी तो हद से हद में किसी दिन में। तो 10 का 50 का 10% कितना हुआ बेटा? 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब मुझे चीज बताना, 5 क्वेश्चन को अभी आप दिमाग मत लगाओ, 45 क्वेश्चन तो हाथ में है, 45 क्वेश्चन आप लोग के हाथ में है ना। अगर वो 45 क्वेश्चन आपने ढंग से सॉल्व करी और उसमें कोई मार्क्स नहीं गए, मैं कह रहा हूं आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत शानदार जाने वाला है और 200 में से आप ना करके 180 प्लस स्कोर कर लोगे, लिख के ले लो आप। तो मैं वही कह रहा हूं, इसके बेसिस पे अगर आप अप्लाई करना चाहो तो टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस को थोड़ा सा किस पैटर्न को फॉलो करना, ध्यान से देखो। आपको करना पड़ेगा सबसे पहले अप्लाई एलिमिनेशन ट्रिक। बेटा ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें 4 ऑप्शन देखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत अच्छे से, ठीक है।
बहुत अच्छे से जब क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको चाहे दिख जाएगा कि यार 4 जो ऑप्शन है ना इसमें से 2 तो बकवास दिए हुए हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, उनको पहली फुर्सत में ना सब बस मारना बिल्कुल पीछे, उसके भाई यहाँ से मैं तेरे को ध्यान ही नहीं देना मेरे को। बाकी जो 2 ऑप्शन बचेंगे ना वो देखो ध्यान से, अप्लाई उस पे कॉन्सेप्ट, जैसे वो 2 बच्चे बचेंगे ना उस पे अप्लाई कॉन्सेप्ट करना, और उसकी बेसिस पे आप जब लॉजिक और जो बोलते हैं ना लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी करोगे देन डेफिनेटली आपको एक आंसर मिलेगा, और वो एक आंसर आपको बहुत अच्छा शानदार तरीके से वो क्रैक करके देगा। भरोसा रखो मुझ पे, यही है एक तरीका टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फंडा क्लियर हुआ? तो मैं अभी भी कह रहा हूं 50 में से 5 को फोकस मत करो, फोकस करो इन 45 पे। एज अ टीचर मैं आप लोग को थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के लिए मूव दूंगा, मैं ये गधा हमाली करने के लिए नहीं बोलूंगा कि 50-50 पूरा फोकस करो, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रो टिप्स। प्रो टिप्स में बताना चाहूंगा आप लोग को एग्जामिनेशन के अंदर कि किन किन चीजों से आप एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आप पैनिक मत करना। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त एक टॉपर स्ट्रैटेजी क्या करता है, मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूं। सबसे पहले वो करना चाह रहा है, क्या बोलता है पता है, वो सीधा बोल देता है आप लोग को कि भैया नेवर पैनिक। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पता है क्या होता है, जितना दिमाग ठंडा होगा उतना सोच अच्छा होगा, उतनी सोचने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, उतना रिटेंशन पावर तगड़ा होगा। समझ में आया? तो मैं वही कह रहा हूं, पैनिक मत करना, सोच के अच्छे से अप्लाई करना, उस सोच के अच्छे से एप्लीकेबिलिटी का आंसर आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा रिमूव 2 रॉन्ग ऑप्शंस इमीडिएटली। जब आंसर बन भी रहे ना तब भी अगर एक कंफ्यूजन आता है तो तुरंत जो 2 बकवास आंसर दिए रहते हैं ना उसके अंदर, या 3 दिख रहे हैं, 3 तो मिल हट गए तो फिर तो आंसर ही लास्ट का ही बचा, पर वो जो 2 दिखते हैं ना उनको तुरंत हटा दो ताकि उस पर फोकस ही नहीं जाए। उसमें फोकस गया तो जो सही आंसर है ना वो भी गलत करके आ जाओगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। होता है बेटा, मानो मेरी बात, इसलिए कह रहा हूं। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट आप फोकस करो ऑन रिमेनिंग 2 ऑप्शंस। 2 हटा दिए, 2 बचे, उनमें ही फोकस करना है, और उनमें अपन को लगाने पड़ेंगे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स। जितनी मेहनत आपने 12th और सीयूईटी के लिए तैयारी करी ना, उन सबकी जो मेहनत है वो लॉजिक्स में और कॉन्सेप्ट्स में छुपी होगी और उसके अंदर आंसर होगा। फंडा लिख के ले लो। मैं कह रहा हूं ना, एनटीए पेपर टफ नहीं बनाता, एनटीए जो है ना सीयूटी का पेपर इतना कोई टफ नहीं होता, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी बनाएगा ताकि उसको भी तो समझ में आए कि बच्चे दहले भर में पास हो रहे हैं, जो डिजर्विंग एसआरसीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वही वहां पहुंचने चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि हर कोई आके बैठ जाए उस सीट के अंदर, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। फंडा क्लियर हुआ? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट का जो आंसर होता है ना वो कितना % सही होता है पता है आप लोग को? 70% सही होता है। वो मैं पहले बता रहा हूं क्या होता है एग्जामिनेशन में। देखा ABCD, हाँ यार ए तो पता है मुझे, ए आंसर है, इसको टिक लगा दिया, मतलब अपन ने पूरा भी OMR भरा नहीं, अपन ने देख लिया, अच्छा ओके ठीक है फाइन। अब होता क्या है, गलती से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ना 1.5 अकल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं 1.5 अकल। जैसे ही वो 1.5 अकल लगाई और वो ए को गलत करके अपने BCD सेलेक्ट अगर कर दिया तो भैया गई भैंस पानी में, सीधी सी बात है। तो अभी भी मैं कह रहा हूं पहला इंस्टिंक्ट का आंसर हमेशा सही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुक्के मारते चलेगा और धड़ाधड़ मारते चलेगा, उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ढंग से अगर पढ़ाई करिए तो आपके इंस्टिंक्ट भी आपको सपोर्ट करेंगे, और उसका पासिंग रेशो 70% होता है, और 70% बहुत अच्छा नंबर माना जाता है while selecting the आंसर। समझ में आया? रिस्क तो है ही बेटा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो मार्क्स है। फंडा क्लियर हुआ? तो उस मोटिव के साथ मैं आप लोग को बोल रहा हूं ये स्ट्रैटेजी को आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। यही टॉपर स्ट्रैटेजी है, यही है आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीका। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आप लोग को रिवर्ट करूंगा। टिल दैट टाइम आप अपनी तैयारी पे फोकस करते रहो बेटा, मैं आप लोग के साथ खड़ा हूं। और अपना मोटो भूलना नहीं है कि पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, नहीं तो प्रोग्राम यही के यही रद्द कर देंगे। सो विद दैट मोटिवेशन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।